हाँ, तो सपनों कैसे दिन इस पाठ में मुख्य रूप से लेखक कह रहे हैं कि उनके साथ खेलने वाले उनके अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। यहाँ हमारे जैसे परिवारों से तात्पर्य है सब खाने कमाने वाले, शहर से गांव से आकर शहर में सब बस गए थे और छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपनी वो जीवन यापन कर रहे थे। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि हमारे ही तरह के सारे लोग हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। इस चीज से क्या पता चलता है कि पढ़ाई के प्रति रुचि न तो माता पिता में थी, अभिभावकों में थी और न ही बच्चों में। तो जिसके कारण लेखक कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते थे, कभी कभी अपने बैग बस्ते को लेकर, जिसमें किताब लेकर विद्यालय जाया जाता है उसको बस्ता बोलते हैं, तो उस बस्ते को लेकर बच्चे जाते तो जरूर, लेकिन क्या करते, कभी उसको तालाब में फेंक कर चले आते और फिर माता पिता उन्हें दोबारा स्कूल भेजने की न तो कोशिश करते और न ये बच्चे जाते। तो परचूनिए अड़हतिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। परचून की दुकान जो चलाते हैं उनको परचूनी कहते हैं, परचूनिया। और आढ़त यानी जो होलसेलर होते हैं। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने क्या इसे तहसीलदार लगवाना है, यानी क्या इसको पढ़ा लिखा कर कोई बहुत बड़ा किसी तहसील का मालिक तो नहीं बनाना है, किसी बहुत अच्छी नौकरी में भी तो नहीं जाना है। जैसे आज मैं एक दुकान चला रहा हूँ, कल आने वाले समय में मेरे बाद ये मेरे दुकान को यही किसी को चलाना है, कोई बहुत बड़ी बहुत अच्छे। हाँ, क्या चीज़ का मतलब? ये लकड़ी लकड़ी लकड़ी, तो उसको तो बढ़ई, उसको तो बढ़ई बोलते हैं। आढ़तिया, आढ़त की दुकान नहीं सुने हो? आढ़त, आढ़त शब्द तो ऐसा होता है जहाँ पे होलसेलर जिसको कहते हैं, बहुत सारा सामान एक साथ जो लोग रहते हैं, आढ़तिये उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैं देख कर बता दूंगी। आढ़तिये शब्द का, आढ़त का व्यापारी, दलाल जिसको कहते हैं, यहाँ शब्द दिया हुआ है आढ़तिये, आढ़त का व्यापारी यानी दलाल, जो बीच का, जिसको मीडिएटर जो काम करता है उसको आढ़तिये कहते हैं। वैसे इसको मैं शब्दार्थ से इसकी हिंदी जो शब्दकोश है उससे मैं देखकर बता दूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है आढ़तिये यानी आढ़त का व्यापारी यानी दलाल। ठीक है, फिर भी मैं बता दूंगी। तो कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात जब हो जाती तो अध्यापक क्या बोलते कि मास्टर जी हमने क्या इसको तहसीलदार, यानी कोई बहुत अच्छे पद पर तो इसको नौकरी करानी नहीं है, मेरे बाद मेरे दुकान को यही संभालेगा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे, यहाँ लंडे शब्द का अर्थ होता है हिसाब किताब लिखने की प्राचीन पंजाबी लिपि, तो उसे पढ़वाकर दुकान पर बहिया, बहिया यानी खाता लिखने के लिए लगा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। उर्दू का ये शब्द होता है शुरुआती, जैसे हम लोग क ख ग पढ़ते हैं वैसे उर्दू में अलिफ बे चिम च भी नहीं सीख पाया। अब लेखक कह रहे हैं कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने लगे थे। दुकानदारी करने वाले परिवारों से आते थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। किनकी बोली? ये सारे बच्चे जो
हरियाणा से आते, राजस्थान से आते, इनकी बोली लेखक कह रहे हैं कि बहुत कम समझ में आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। लेखक क्या कह रहे हैं कि खेल कूद में फिर किसी इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी कि कौन सी भाषा कौन समझ रहा है, उसकी मतलब नहीं रहते, मतलब रहता था बस किसी तरह से इशारे में बहुत कुछ समझ लेते थे। पता ही नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार ए खेडण का अर्थ दिया है खेलने के। दिन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। लेखक कह रहे हैं कि हम जितने बच्चे थे सभी स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना उसको हम कैद समझते थे, कैदी समझते थे अपने आप को। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय ही नहीं भेजते थे, उनको क्या कराते थे, अपने साथ जैसा भी छोटा मोटा काम था उस काम में अपने बच्चों को रखते थे और उनसे काम करवाते थे। अब लेखक आगे कर रहे हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। यानी बचपन हर व्यक्ति के ये बचपन जो होता है, हर व्यक्ति का जो जीवन होता है, जीवन काल का बचपन वह समय होता है जिस समय उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है। इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, क्योंकि बाल्यावस्था वह काल होता है किसी भी मनुष्य के जीवन का जिस समय उसे कोई जिम्मेदारी, कोई किसी तरह का बोझ सिर पर नहीं रहता है आमदनी के लिए या किसी भी कार्य के लिए, बस सिर्फ पढ़ना, खेलना, खाना, मौज मस्ती करना। तो लेखक कह रहे हैं कि यह शब्द जो है वो शायद मैं आधी सदी पहले, यानी कभी मैंने पढ़ा था ये पुस्तक में, परंतु आज तक याद है। और याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार एक ऐसा पौधा होता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उस पत्ते की खुशबू। तो लेखक कह रहे हैं कि अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडियां कहा करते। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक, उनके पत्ते कैसे होते हैं, नीम के पत्तों जैसे, उसकी महक आज तक भी आंखें मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। यानी बाल्यावस्था में उन पत्तों को तोड़कर लेखक कह रहे हैं कि सूंघते थे बच्चे सब, और आज भी उसकी खुशबू, लेखक जब आंखें बंद करते हैं तो उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर, यहाँ चंदू चपड़ासी, यहाँ बच्चे जो है र न बोलकर ड़, चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर, यानी उस विद्यालय का जो चपरासी था उसका क्या नाम था, चंदू। तो आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। लेखक कह रहे हैं कि आज भी वो घटनाएं याद है कि जब हम लोग विद्यालय में जाते थे तो चंदू चपरासी, जो वहाँ का चपरासी था, उससे आंख बचाकर, यानी चुपके से कभी कभी फूलों को तोड़ लेते, जिसमें गुलाब, गेंदा, बहुत सारे फूल हुआ करते थे। और याद नहीं आ रहा है कि उन फूलों को क्या करते थे, बाल्यावस्था में सूंघते थे, सूंघने के बाद उसको क्या करते थे, शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। अब लेखक अपनी ही बात को कह रहे हैं, बाल्यावस्था की बात को, कि उसको तोड़ लेते, सूंघ लेते, उसको पॉकेट में रख लेते, या फिर उसको क्या करते कुछ याद नहीं आ रहा है, कि बकरी के बच्चों की तरह उसको हम लोग चर जाया करते, कुछ याद नहीं है। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो बहुत बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि मन में इस बात का भी उत्साह था कि अब हम बड़े हो रहे हैं, अगली श्रेणी में जा रहे हैं, ऊंची श्रेणी में जा रहे हैं, तो मन में एक उमंग की भावना भरी रहती। लेकिन फिर दूसरी तरफ
क्योंकि स्थिति, आर्थिक स्थिति, लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि नई कॉपी और किताब हम लोग खरीद सकते। तो पुरानी जो किताब कॉपियाँ थीं, यानी कहीं कहीं से व्यवस्था कर लेते, किसी बच्चे से मांग लेते, और उसमें बास यानी दुर्गंध, अजीब सी बास आती, और फिर उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते वे शिक्षक जो पिछली पिछली कक्षा में पढ़ा चुके होते, अगली कक्षा में वही पढ़ाने वाले होते, लेकिन पता नहीं उनके नाम से ही डरने लगते थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब लेखक कर रहे हैं अपनी स्कूल के विद्यालय की बातें बता रहे हैं कि उस समय शुरू में एक ही 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती और फिर 1.5-2 महीने गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। अब लेखक बता रहे हैं कि एक बात जो अच्छी तरह से याद है कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। लेकिन लेखक जहाँ रहते थे उस मंडी के पास एक तालाब था, तो वो अपने नानी के गांव के तालाब के बारे में बता रहे हैं कि हाँ, एक विशेषता थी कि जो तालाब हमारे मंडी में था उतना ही बड़ा नानी के घर में भी, नानी के गांव में भी वो तालाब था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अक्सर गांव में क्या होता है कि गांव कहा जाता है कि गांव में रहने वाले बच्चे खाने पीने का कोई उनका तौर तरीका उतना अच्छा शहरी बच्चों के समान नहीं होता है। जब मिला जितना मिला खा लिए। तो नानी जो है अपने पोते पोतियों से थोड़ी परेशान हुआ करती थी और ये अपनी बेटी के बच्चों को देखकर, नाती को देखकर बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती, क्योंकि उनके पोते पोतियां जो है वो गांव में रहते थे और खाने पीने का ढंग जो था वो ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता था, शहरी परिवेश से नहीं। और ये बच्चे जो हैं इस शहर से जाते तो इनके खाने पीने का तौर तरीका शहरी परिवेश का हुआ करता, जो नानी को बहुत अच्छा लगता। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। अब लेखा कर रहे हैं कि जिस साल गांव नहीं जाते नानी के घर, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा बाहर जो तालाब था वहां चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। रेतीला माने बालू, बालू से भरा हुआ एक टीला था, उस पर जाकर रेत के ऊपर पूरा लेटने लगते और गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भागते। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम लोग का यही काम था कि सारे बच्चे हम लोग क्या करते कि तालाब में जाते, शरीर को भिगा लेते और फिर रेत में जाकर अपने आप को पूरा उसमें लपेट लेते और फिर जाकर तालाब में छलांग लगा देते। और यही प्रक्रिया हम लोग बार बार करते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। यानी इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए लेखक कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया कई बार हम लोग दोहराते और कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी गहरे पानी में चले जाते और दूसरे बाहर आने के लिए क्या सुझाव देते कि किसी भैंस को भेज देते थे पानी के अंदर। कहते थे कि या तो भैंस की सींग को पकड़ लो या उसकी पूंछ को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो ये था गांव के बच्चों का। शहर में आकर जब वो नानी के घर नहीं जाते तो इस तरह से वो खेल कूद करते थे आपस में। फिर अब लेखक आगे बता रहे हैं कि फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, क्योंकि भाई 2 महीने की छुट्टियां या 2.5 महीने की छुट्टियां, अब छुट्टियां तो प्रतिदिन एक एक करके बीत रही थी। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और
तालाब में नहाना भी भूलने लगता। अब लेखक कह रहे हैं कि खेल कूद और तालाब में नहाना भी धीरे धीरे भूलने लगते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। अब लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि विद्यालय में जो हॉलिडे होमवर्क, जिसको गृह कार्य कहा जाता है, ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के समय में हर इस विद्यालय से होमवर्क मिलता है, तो उसका हिसाब लगाने लगते हैं। जैसे हिसाब के मास्टर यानी गणित के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। वो कहते कि 200 सवाल यानी 200 सम्स बनाना है। मन में हिसाब लगाने लगते, यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। लेखक कह रहे हैं कि जब ऐसा सोचते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी रहता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। अब लेखक अपने बाकी अन्य साथियों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ साथी ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि अरे क्या है, स्कूल जाएंगे, होमवर्क नहीं करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर जी क्या करेंगे, मारेंगे। तो मार खा लेना ज़्यादा आसान है गृह कार्य करने की अपेक्षा। अब लेखक कह रहे हैं कि वे लोग इसे सस्ता सौदा समझते, लेकिन हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा, एक ऐसे लड़के का यहाँ वर्णन हुआ है जो जो बच्चों का जो समूह था उसका वो नेता हुआ करता था और उसका नाम था ओमा। और ये उमा क्या करता था उसके बारे में चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था, यानी उस समूह में जो बच्चे थे उस समूह में ओमा की तरह का कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे, क्योंकि ओमा अपने आप में अकेला था, विशिष्ट था। उसकी तरह दूसरा कोई अन्य बच्चा था ही नहीं। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। अब यहाँ ओमा के शक्ल सूरत की बात हो रही है, उसकी चारित्रिक विशेषता की बात हो रही है। कभी कभी परीक्षा में आ भी सकता है कि ओमा का चरित्र चित्रण, कि ओमा किस प्रकृति का, किस स्वभाव का लड़का था, उसके बारे में। हाड़ी जितना सर, जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता है, और बहुत ठिगना था, बहुत नाटा था। और लेकिन उसका सिर जो था इतना बड़ा था कि लगता था कि जैसे किसी बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। सोच लीजिए, उसका पूरा शरीर जो था वो ठिगना था, छोटा सा था, और उसके शरीर के अनुपात में उसका सिर बहुत बड़ा था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगने लगता। और चेहरा भी उसका कैसा था, ऐसा लगता था कि बंदरिया का बच्चा है, और उसके सिर में नारियल की आंखों वाला बंदरी, आंख जो उसके कैसे थे, नारियल की तरह, और भी अजीब लगता। और लड़ाई वो हाथ पांव नहीं सिर से किया करता, क्योंकि उसके पूरे शरीर में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा हिस्सा क्या था, सिर। और इसीलिए वो लड़ाई जब भी करता तो सिर से करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी की पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। अब किसी के पेट में, छाती में अगर कोई अपने इतने बड़े सिर को ले जाकर टक्कर मारे तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा पीड़ा से चिल्लाने लगेगा। हमें डर लगता है कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डालें, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हमें, बाकी जो हम लोग बच्चे थे वो हम लोग डर जाते थे कि कहीं किसी की छाती की पसली ही ना अपने सिर के से टक्कर मारकर तोड़ दे। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था, यानी उसके सिर का जो टक्कर वो मारता था उसका नाम लेखक लोग क्या रखे थे, लेखक और सारे उसके दोस्त, रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि हाँ, हाँ बोलो।
हाँ, जैसा जैसा जैसा, बालिश यानी जैसा। ठीक है। हाँ, बालिश यानी उसके जैसा। ठीक है। तो फिर आगे मैं शुरू कर रही हूँ। लेखक अब अपने स्कूल के बारे में कह रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे और अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। ध्यान रखेंगे, 9 कमरे थे और अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। यानी विद्यालय के जो हेडमास्टर थे उनका नाम था मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। चिक का अर्थ होता है पर्दा। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। यानी प्रधानाचार्य जब आते परीक्षा प्रार्थना के समय, तो सारे बच्चों को देखकर वे बड़े प्रसन्न हो जाते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी पीटी सर जो थे, उनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद, जो लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की और ठुड्डो, ठुड्डो यानी वो क्या करते थे, पैर से ही घुड़कते भी थे, खूब जोर से डांटते भी थे, और ठुड्डो यानी पैर से वो बच्चों को मार देते थे। तो ठुड्डो के भय से हम सभी कतार में पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते और कतार में कोशिश करते कि किसी तरह से हम किसी तरह से टेढ़े मेढ़े ना हो। यहाँ ठुड्डो का अर्थ होगा पैर की नोक से की गई चोट। वो पैर में जो जूते पहने रहते थे, उनके जूते कुछ विशेष तरह के थे जिसके नीचे कीलें लगी रहती थी, खुरियां लगी रहती थी, और उसी से वो बच्चों के पैर पर प्रहार करते थे। तो सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों की बीच की दूरी भी एक सी हो, क्योंकि आपस की दूरी ये नहीं कि किसी की दूरी, कोई बहुत दूर खड़ा है, कोई बहुत नज़दीक खड़ा है, कोई बहुत सट कर खड़ा है। सभी के बीच की दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता था। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, यानी आप क्या करते हैं, एक पैर से दूसरे पैर को खुजलाने लगते हैं ना, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचना मतलब बुरी तरह से मारना, और इस मुहावरे को सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि करके भी दिखा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी जो थे वो पीटी सर से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, और वो क्लास 5th और क्लास 8th के बच्चों को अंग्रेजी भी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। और लेखक कह रहे हैं कि हमारी 5वीं और 8वीं श्रेणी में, यानी 5वीं श्रेणी में कभी भी किसी बच्चे ने आज तक किसी भी गलती के कारण न तो हेडमास्टर शर्मा सर को न तो मारते देखा था, न कभी चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। हम लेखक कह रहे हैं कि जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम था, वैसे ही नाम प्रसिद्ध हो गया था किसका, किसकी तरफ से, पीटी सर की तरफ से, चमड़ी उधेड़ना। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी अंगुलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। यानी लेखक कह रहे हैं कि हेडमास्टर शर्मा सर क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को उल्टे उंगलियों से गाल पर हल्का सा उंगली से ऐसे मार देते, ऐसा लगता कि चपत मार रहे हों, और वह चपत तो हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। यानी हेडमास्टर शर्मा सर का थप्पड़ मारना, लेखक कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता था कि भीखा जो है नमकीन पापड़ी बेचने वाला, उसके वो जैसे लग रहा है कि 2, तब पैसे में 1 पैसे में 2 आ जाया करती। यानी हेडमास्टर साहब का मारना नमकीन और किसी पापड़ी की तरह मजेदार लगती थी।
परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। अब लेखक कह रहे हैं कि इतने के बावजूद भी स्कूल हमारे लिए वह जगह नहीं थी कि जहाँ हम बहुत खुशी खुशी जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। अब लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ 5-7 लड़के ही जो स्कूल जाते, जो नहीं रोते थे, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे जाते थे सब चिल्लाते हुए रोते हुए जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां तो रहती ही थी, लेकिन कभी कभी स्कूल अच्छा लगता। वो कौन सा समय था जब स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। लेखक कह रहे हैं कि जब स्काउट की ट्रेनिंग करवाते थे पीटी सर, उस समय हाथ में क्या पकड़ा देते थे? नीली पीली अलग अलग रंगों में झंडियां, और 1 2 3 कह के झंडियों को हम लोग ऊपर नीचे करते, तो हवा में लहराती हुई फड़फड़ाती झंडियों के साथ हम लोग खाकी वर्दी में रहते और गले में दुरंगा रुमाल लटकाए हुए अभ्यास किया करते। और वही वो समय होता था जब सभी बच्चों को विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता था। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश। ऐसी बात नहीं थी कि पीटी सर बच्चों की प्रशंसा से बच्चों की मेहनत को नजरअंदाज करते थे, ऐसी बात नहीं थी। वो बच्चों के इस तरह के कार्य को बहुत प्रशंसा भी करते, अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और बहुत खुश भी होते और कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, यानी फिर से शुरू करो, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। तमगे समझते हो ना, मेडल। तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी एक शाबाश को सुनने के लिए हम सभी बच्चे ऐसा लगता कि किसी फौज का बहुत बड़ा हम लोगों ने मेडल जीत लिया हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो यानी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। लेखक कह रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे शिक्षक थे जो हमारी कॉपियों पर गुड दिया करते, लेकिन वो गुड हमारे लिए उतनी महत्व नहीं रखती जितनी कि पीटी सर की एक शाबाश हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्योंकि जो शिक्षक जल्दी किसी बच्चे की प्रशंसा नहीं करते हैं और अगर उनके मुंह से एक बार भी अगर गुड निकल जाता है या अच्छा बढ़िया निकल जाता है, शाबाश निकल जाता है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। वही स्थिति इन बच्चों की थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। यानी अब लेखक कह रहे हैं कि कई साल की सख्त मेहनत से पढ़ाई से भी ज़्यादा पीटी साहब का डिसिप्लिन में रहना और उनका गुडविल प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते कि सतीगुर, सतीगुर यानी सतगुरु, सतगुरु के यहाँ सतीगुर के भय से ही प्रेम जागता है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। कहा जाता है कि भय बिन होत न प्रीति, बिना भय के किसी से प्रेम नहीं होता। और ये बात सच है कि पीटी साहब से बच्चे डरते थे और इसीलिए उनके प्रति प्रेम की भावना भी बच्चों के मन में पैदा हो जाती, सिर्फ एक शब्द सुनने के लिए, गुड या शाबाश। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसा ही हुआ करती। अब लेखक कह रहे हैं कि साल भर तो कभी वो शाबाश नहीं कहते, लेकिन अगर एक बार शाबाश कह देते तो उस शाबाश शब्द को सुनने के लिए हम सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करने लगते। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। यहाँ मुझे से तात्पर्य लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि हर वर्ष अगली श्रेणी में जब मैं प्रवेश करता तो मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नई किताब खरीदते और पढ़ते। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य मतलब पैसे वाले। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। लेखक कह रहे हैं कि जिनके घर लेखक पढ़ाने जाते थे हेडमास्टर साहब,
उनका बेटा जो था वो लेखक से एक क्लास आगे था। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उससे 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते, क्योंकि शर्मा जी को लगता था कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और इसको किताब की आवश्यकता है। तो लेखक जाते, शर्मा जी जब पढ़ाने जाते तो वहां से उसके लिए लेकर चले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। लेखक कह रहे हैं कि यदि नई किताब लानी रहती तो मेरी पढ़ाई तो कब की छूट गई होती, लेकिन शर्मा जी जो हमारे प्रधानाध्यापक थे उनकी कृपा से मैं आगे की पढ़ाई कर पाया। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। लेखक कह रहे हैं कि पुरानी किताबें ही मिल जाती थी और इसी कारण मैं स्कूल में कोई 7 साल तक टिका भी रहा। फिर कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते।